हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने हीरोइन फैंग को देखते हैं, जिसने अभी हॉस्पिटल में एक बेबी को बर्थ दिया होता है। उसका हस्बैंड उस हॉस्पिटल का डीन होता है। फैंग अपने हस्बैंड से कहती है कि एक बार मुझे बेबी को गोद में लेकर देखने दो। वो उसे कहता है कि हमारा बेबी इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया था। ये सुनकर फैंग बहुत ही रोने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर हमारे पास और भी बेबी होंगे। फैंग के साथ उस रूम में उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है, जिसका नाम जियांग है। जाओ और जियांग एक दूसरे को देखते हुए इविल स्माइल कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि फैंग एक डॉल को अपना बेबी बनाकर उसे प्यार कर रही होती है और टीवी में न्यूज चल रही होती है कि सॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट सॉन्ग चेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई है। जियांग उसके रूम में आती है और टीवी को बंद करके कहती है कि सॉन्ग मर चुका है, तो अब तुम्हें भी इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा बेबी मरा नहीं था, वो बिल्कुल हेल्दी है। उसके पीछे जाओ भी वहाँ पर पहुँच जाता है तो फैंग अपने हस्बैंड को बोलती है कि हस्बैंड ये मुझे मारना चाहती है और इसी ने ही हमारे बच्चे को भी बदल दिया। जाओ उसका गला पकड़कर बोलता है कि तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। जियांग उसके हाथों में चाकू देते हुए बोलती है कि ये लो, इसे मार डालो। इसके बाद सॉन्ग ग्रुप और मैं दोनों तुम्हारे हो जाएंगे। फैंग कहती है कि इसका मतलब तुम दोनों ही मिले हुए हो और तुमने एक फादर होकर भी अपने बच्चे पर तरस नहीं खाया। वो कहता है कि वैसे भी जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया है अब वो मेरा और जियांग का होगा। वो उसकी शर्ट को शोल्डर से हटाता है। फैंग का शोल्डर जला हुआ था। वो उसे बोलता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ सोता था तो मुझे घिन आती थी। वो बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें इस निशान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि 10 साल पहले वो फायर मैंने ही लगाई थी ताकि तुम्हें बचाकर तुम्हारे क्लोज आ सकूं। ये सब मैंने तुम्हारे पैसों के लिए किया है। ये बोलते हुए वो फैंग को चाकू मार देता है। फैंग आखिरी सांस ले रही होती है और वो जियांग को उसके सामने किस करने लगता है। अब हम देखते हैं कि फैंग का रीबर्थ होता है और वो टाइम में पीछे चली जाती है जहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसका बेबी होने वाला था। जियांग उसके पास आकर कहती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आज हम दोनों फ्रेंड की डिलीवरी होने वाली है। ये कितनी अच्छी बात है ना। तो वो उसको जल्दी डिलीवरी के लिए इंजेक्शन लगवाने का कहती है। फैंग सोच रही होती है कि जो गलती मैंने पास्ट लाइफ में की थी मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं होने दूंगी। फिर वो जियांग को मना करती है और बोलती है कि मैं नेचुरली बेबी को बर्थ देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। इतने में ही जाओ वहाँ पर आता है। जियांग उसके हाथ पकड़कर बोलती है कि देखो फैंग प्री डिलीवरी के लिए मना कर रही है। फैंग सोचती है कि मैं कितनी ब्लाइंड थी जो पास्ट लाइफ में ये सब देख भी नहीं पाई कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। जाओ जियांग को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ कर आता हूँ। जियांग बाहर आकर जाओ से कहती है कि मैं इस दिन का वेट कई महीनों से कर रही हूँ। अगर आज ये सब कुछ नहीं हुआ तो हमारा प्लान डिले हो जाएगा। वो उसे कहता है कि बस 2-4 दिन की बात है, लेकिन जियांग उसे इंसिस्ट करती है। जाओ जब फैंग से मिलने पहुंचता है तो वो देखता है कि वो अपने रूम में नहीं है। वहाँ से वो जा चुकी है। उसे लगता है कि कहीं फैंग को मेरे और जियांग का प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। तो वो सिक्योरिटी को बोलता है उसे हॉस्पिटल में ढूंढने के लिए। फैंग उससे बचकर इधर उधर भागने लगती है तो वो एक डॉक्टर के रूम में जाकर घुसकर उसका कोट और मास्क पहन लेती है। तभी वो देखती है कि जाओ सामने से आ रहा है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता और उसे बोलता है कि डॉक्टर जैंग जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में पहुँचे और पेशेंट को एनेस्थीसिया लगाने की तैयारी करो। फैंग मौका मिलते ही लिफ्ट में चली जाती है। इतने में ही असली डॉक्टर जैंग उसके सामने आ जाती है। फैंग हॉस्पिटल से बाहर जाने ही वाली होती है तो 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं। जियांग उसका मास्क हटाकर बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगी, तो वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगते हैं। वो भागकर एक रूम में घुस जाती है और रूम को अंदर से लॉक करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन जाओ दूसरी तरफ से कॉल पर कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस हॉस्पिटल का डीन हूँ। यहाँ के सभी लैंडलाइन मेरे फोन से कनेक्ट हैं। अब तुम हमसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकती। फैंग को एकदम से याद आता है कि सॉन्ग अभी जिंदा है तो वो मुझे सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। वो सॉन्ग को कॉल करके बोलती है कि थैंक गॉड तुम जिंदा हो, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ।
जाओ, मेरी और तुम्हारी जान खतरे में है। मेरा हस्बैंड और तुम्हारी वाइफ हम दोनों को चीट कर रही हैं। सॉन्ग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डिप्रेशन में हो, इसीलिए अजीबोगरीब सी बातें कर रही हो और मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। अभी मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। फैंग सोचती है कि ओह नो, अब क्या होगा। आज के ही दिन वो पास्ट लाइफ में मर गया था। जाओ डोर को धक्का मारकर खोल देता है और वो फैंग को ऑपरेशन के लिए ले जाता है। वो उसके पेट पर कट लगाने ही वाला होता है, तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाता है। फ्लैशबैक में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि सॉन्ग ने एक बार जियांग के फोन पर जाओ का प्यार भरा मैसेज देखा था। वो कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कार में बैठ ही चुका था, लेकिन जियांग ने उसकी कार की ब्रेक्स को फेल करवा दिया था ताकि कॉन्फ्रेंस पर जाते समय उसका एक्सीडेंट हो जाए। पर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि दूसरी गाड़ी रेडी करने के लिए और हॉस्पिटल चलने के लिए, और उसके आदमी वहाँ पर मौजूद सभी डॉक्टर्स और नर्स को पकड़ लेते हैं। फैंग बोलती है कि थैंक गॉड तुम आ गए, वरना ये लोग मुझे मारकर मुझसे मेरा बेबी छीन लेते। जियांग कहती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था ना, और तुम इसकी बातें मत सुनो। प्रेगनेंसी की वजह से ये डिप्रेशन में रहने लगी है, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रही है। वहाँ के बाकी डॉक्टर्स और नर्स भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर फैंग उसका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, तो वो उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। जाओ कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तो मेरी वाइफ को बिना परमिशन के यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। वो उसे कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। तभी जियांग लेबर पेन की एक्टिंग शुरू कर देती है, तो फैंग कहती है कि प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, यहाँ मेरी जान को खतरा है। जाओ बोलता है कि फैंग मेरी वाइफ है और मैं उसे हर्ट कैसे कर सकता हूँ। एंड सडनली फैंग को भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने टमी पर हाथ लगाकर बोलती है कि मेरा बेबी कहाँ गया। नर्स कहती है कि मैडम ये रहा आपका बेबी। फिर हमें एक क्यूट से बेबी को दिखाया जाता है। फैंग अपने बेबी को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। नर्स बताती है कि मुझे डॉक्टर जाओ ने भेजा है बेबी का ख्याल रखने के लिए। इतने में ही वो खुद वहाँ पर आ जाता है और फैंग से कहने लगता है कि तुम्हारा मेडिसिन खाने का टाइम हो गया है। वो उसे बोलती है कि तुम टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। तो वो उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि आजकल तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और तुम्हें डिल्यूजन होने लगा है। अगर तुम बेबी का ध्यान अच्छे से रखना चाहती हो तो तुम्हें टाइम से मेडिसिन खानी होगी। और वो सोचती है कि ये वही मेडिसिन है जिसको तुम मुझे खिलाकर पागल बना रहे थे। और वो जाओ से पूछती है कि क्या सच में मुझे डिल्यूजन की प्रॉब्लम है या तुम मुझे इन मेडिसिन को खिलाकर नुकसान पहुंचाना चाहते हो। वो उसे बोलता है कि तुम मजाक में भी मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें हर्ट करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। चलो अब मेडिसिन खाओ और आराम करो। वो उसे मेडिसिन खाने के लिए फोर्स करता है, तो वो उसको दिखाने के लिए मेडिसिन को मुंह में रख लेती है, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर पहुंचता है तो वो मेडिसिन को थूक देती है। फैंग के रूम से निकलकर जाओ जियांग के रूम में जाता है। वो पूछती है कि क्या उसने मेडिसिन खा ली, तो वो बोलता है कि हाँ मैं अपने हाथों से उसे मेडिसिन खिला कर आया हूँ। वो बोलती है कि मौका मिलते ही हम बेबी को चेंज कर देंगे और उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। जाओ उसे प्यार से टच करता है और बोलता है कि मेरी जान तुम इतना परेशान क्यों होती हो। जियांग उसे अपनी तरफ खींचकर बोलती है कि मैं अब तुम्हारे लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। जियांग के पास भी एक बेबी होता है जो उसने किसी पुअर वुमन से खरीदा होता है। जब बच्चा रो रहा होता है तो वो बोलती है कि मैं इस अगली बच्चे को और ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। साथ ही साथ वो दोनों वहीं पर रोमांस शुरू कर देते हैं। फैंग विंडो से उन्हें देख रही होती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसके पीछे जियांग का हस्बैंड सॉन्ग खड़ा हुआ है। वो भी उन लोगों को एक साथ में देख लेता है। डोर के बाहर कुछ आवाजें होती हैं, जिसे सुनकर जाओ देखने जाता है डोर पर कौन है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। सॉन्ग और फैंग एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। फैंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। वो बताता है कि मैं अपनी वाइफ से मिलने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो जाओ के साथ है और ये सब कुछ कर रही है। पता नहीं ये सब कब से चल रहा है। फैंग पूछती है कि अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना, और वो उसे बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जाओ को बेबी को चेंज करते हुए देखा है। जियांग तुमसे तुम्हारा बेबी और हस्बैंड दोनों छीनना चाहती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम रिवेंज लेना चाहते हो, तो वो पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। वो उसे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी ऐसी टेक्निक डेवलप कर रही है जो बर्निंग स्कार्स को ठीक कर सकती है।
क्या उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तुम मेरे ऊपर कर सकते हो। वो उसे पूछता है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर ट्राई क्यों करवाना है। फैंग अपनी शर्ट के बटन को ओपन करने लग जाती है। सॉन्ग घबरा कर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और वो उसे बोलता है कि क्या तुम ये सब करके उन लोगों की बराबरी करना चाहती हो, लेकिन मैं इस सब के लिए एग्री नहीं हूँ, तो तुम भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बर्बाद मत करो और मुझे तुम्हारे साथ अपने न्यू प्रोजेक्ट का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। वो उसे अपनी तरफ करके अपना शोल्डर दिखाती है जहाँ पर बहुत ही बड़ा बर्निंग का स्कार होता है। वो उसे पूछती है कि क्या अब मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। तो वो उसे पूछता है कि तुम्हारे शोल्डर पर ये इंजरी कब हुई थी। तो वो उसे बताती है कि 10 साल पहले जियांग और जाओ स्कूल इवेंट के लिए नॉर्थ सिटी होटल गए थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ था जो कि जाओ ने ही खुद करवाया था और उसके बाद खुद मुझे बचाया भी था। ये सब उसने मेरी नजरों में हीरो बनने के लिए किया था ताकि वो मेरे क्लोज आ सके। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फैंग ने सॉन्ग की जान बचाई थी और उसकी हेल्प करते हुए एक जलता हुआ पिलर उसके शोल्डर पर आकर गिर गया था। लेकिन जब सॉन्ग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि थैंक गॉड तुम होश में आ गए। अगर तुम्हें उस लड़की ने बचाया नहीं होता तो शायद मैं आज तुम्हें जिंदा ना देख पाती। सॉन्ग की मॉम जियांग को वहाँ पर बुलाती हैं और उसे थैंक यू बोलती हैं अपने बेटे की हेल्प करने के लिए। इतने में ही जियांग वहाँ पर आ जाती है और सॉन्ग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो एंड उसे बताती है कि तुम्हारी हेल्प करने में मेरा हाथ भी जल गया। वो जियांग को काइंड और हेल्पफुल समझकर उसके क्लोज आ जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है तो वो उसे पूछता है कि क्या तुमने उस इंसिडेंट में किसी की जान बचाई थी। तो वो हाँ कहती है और बोलती है कि उस दिन मुझे काफी ज्यादा इंजरी हो गई थी तो मुझे अच्छे से याद नहीं है कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। इसके बाद सॉन्ग फैंग को अपने बेटे की वेलकम पार्टी का इनविटेशन देते हुए बोलता है कि वहाँ पर एक अच्छा शो होने वाला है, अगर तुम्हें वो देखना है तो वहाँ पर जरूर आना। फैंग वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि दोनों अपने चीटर पार्टनर से रिवेंज लेने के लिए तैयार हैं। वो फैंग को बोलता है कि तुम्हें वापस अपने रूम में चले जाना चाहिए वरना जाओ को तुम पर शक हो जाएगा। फैंग के जाने के बाद वो किसी को कॉल करके बोलता है इन्वेस्टिगेशन करो कि 10 साल पहले नॉर्थ सिटी होटल में क्या हुआ था। नेक्स्ट डे जियांग जाओ पर गुस्सा कर रही होती है कि मैंने तुम्हें बोला था फैंग की मेडिसिन के डोज को डबल करने के लिए, अभी तक उसे कुछ हुआ क्यों नहीं। और वो कहने लगती है कि सॉन्ग को हमारे अफेयर के बारे में शक हो गया है, इसीलिए वो मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया, सिर्फ ड्राइवर के हाथों फ्लावर्स भिजवा दिए। जाओ उसे कहता है कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो, उसे कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हारी बेबी के लिए वेलकम पार्टी क्यों रखता। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है सॉन्ग फैमिली की ओल्ड लेडी को प्लीज करने का। वो कहती है कि वो ओल्ड वुमेन मुझसे नफरत करती है। वो उसे समझाता है कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, एक बार हमारे हाथ सॉन्ग ग्रुप का होल्ड आ जाए उसके बाद तुम्हें दोबारा उनकी शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं है। वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ जाकर सॉन्ग फैमिली की एक ओल्ड लेडी को खुश करने की कोशिश करूंगी, तो तुम्हें भी फैंग के वाइन में लव पॉइजन मिलाना होगा। अगर तुम उसे मार नहीं सकते हो तो हमें उसे ह्यूमिलिएट तो करना होगा। मैंने उसके लिए सारी तैयारी कर ली है, एक गैंगस्टर और एक रूम बुक कर लिया है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, वो अभी भी मेरी वाइफ है, अगर लोग उसके बारे में बातें करेंगे तो साथ में मेरी इमेज भी खराब होगी। वो उसे कहती है कि तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या उस अगली फैन के साथ। वो उसकी बात मानकर ड्रग्स को ले लेता है। जियांग सोच रही होती है कि फैंग तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छा सरप्राइज रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, वो अपने फोन में जियांग और जाओ की लाइव रिकॉर्डिंग देख रही होती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग फैमिली ने काफी शानदार पार्टी होस्ट की होती है। फैंग जियांग से कहती है कि ये बच्चा कितना क्यूट है, तुम्हारा तो नहीं लग रहा। जाओ वाइन के 2 गिलासेस लेकर आता है और उसमें फैंग के लिए ड्रग्स मिला देता है, जिसको पीने के बाद फैंग को कुछ होने लगता है। जियांग कहती है कि मैं फैंग को रेस्ट करने के लिए रूम में छोड़कर आती हूँ। जाओ सोचता है कि वो रूम में पहुँच गई होगी और गैंगस्टर और उसके बीच में रोमांस हो गया होगा। वो अपने फोन से वीडियो प्ले कर देता है और जैसे ही वीडियो प्ले होती है तो फैंग उसके शोल्डर पर हाथ मारती है और पूछती है कि हस्बैंड ये तुम क्या कर रहे हो। वो हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे। वो बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इतने में ही सभी लोग जियांग को किसी और मैन के साथ देख लेते हैं। सॉन्ग की मॉम ये देखकर चिल्लाने लगती हैं और बोलती हैं कि उस बिच को यहाँ पर
लेकर आओ। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब जियांग रूम को ओपन करती है तो फैंग उसे अंदर धक्का दे देती है और बाहर से रूम को लॉक कर देती है। इवन उसने अपना गिलास चालाकी से जियांग के गिलास से चेंज कर दिया था। जियांग को सॉन्ग की मॉम के सामने लाया जाता है और वो उसे बोलने लगती हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने हमारी फैमिली रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। वो कहती है कि मॉम मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं रूम में कैसे चली गई, ये फैंग ने मुझे फ्रेम करने के लिए किया है। फैंग बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी, तुमने उस रूम में जो भी किया है हम बड़ी स्क्रीन पर देख चुके हैं। सॉन्ग की मॉम बहुत ही गुस्से में होती हैं। पार्टी में आए हुए हर रिलेटिव जियांग को कहते हैं कि लगता है कि ये बच्चा भी सॉन्ग का नहीं है। वो उन लोगों को गुस्से में कहती हैं कि अगर मेरे बारे में दोबारा एक शब्द बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो मॉम के पैरों में जाकर गिर जाती है और बोलती है कि मॉम ये मेरा बच्चा है, आप चाहे तो इसका डीएनए रिपोर्ट ले सकती हो, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये बच्चा सॉन्ग का ही है। इतने में ही वहाँ पर उस बच्चे की रियल मॉम आ जाती हैं, जिसको नर्स ने पैसों के लिए जियांग को दे दिया था। वो बोलती है कि ये लेडी झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है। हॉस्पिटल में मेरे बच्चे को एक्सचेंज कर दिया गया था और उसके बदले में मुझे डेड बच्चा दे दिया था। मेरे पास बच्चे की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है। सॉन्ग की मॉम दोनों रिपोर्ट्स को हाथों में लेकर चेक करने लगती हैं और वो सॉन्ग को बोलती हैं कि ये लड़की हमारी फैमिली में रहने के लायक नहीं है, इसे अभी डाइवोर्स दो। जियांग कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैंने इस फैमिली बिजनेस को आगे पहुंचाने के लिए स्लेव की तरह काम किया है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। सॉन्ग की मॉम को हार्ट अटैक आ जाता है। सॉन्ग असिस्टेंट को बोलता है एम्बुलेंस को कॉल करो और साथ ही साथ वो जियांग को धमकी देता है कि अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सॉन्ग की मॉम को जाओ के हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है, जहाँ वो बोलता है कि मैं इस ओल्ड वुमन को इस दुनिया से ठिकाने लगा दूंगा। जियांग छुपते छुपाते जाओ से मिलने पहुँचती है और उसे बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने कैसे हुआ, तुम्हारी वजह से हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है। वो उसे बोलता है कि ये ओल्ड वुमन अभी भी मेरे हाथों में है और मैं उन्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने ही नहीं दूंगा। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सॉन्ग को मुझ पर शक नहीं होगा और वो मुझे डाइवोर्स दे देगा और इसके बाद मुझे एक सिंगल पैनी तक नहीं मिलेगी। वो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, उनकी डेथ बिल्कुल नेचुरल लगेगी और किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा, चाहे तुम्हारे पास सॉन्ग फैमिली का बच्चा है भी या नहीं, और तुम अभी भी सॉन्ग की वाइफ हो और तुमसे ये हक कोई भी नहीं छीन सकता, इसीलिए जो सॉन्ग का है वो तुम्हारा भी है। वो पूछती है कि अब तुम्हारी वाइफ का क्या होगा। वो बोलता है कि मैंने उसकी डोजेस को हैवी कर दिया है, कुछ दिनों में वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी और हम लोग उसे भी रास्ते से हटा देंगे, फिर हमें उसके इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाएगा। ये बोलकर वो जियांग को किस करने लगता है। फैंग और सॉन्ग उन दोनों को लाइव देख रहे होते हैं। सॉन्ग गुस्से में आकर लैपटॉप की स्क्रीन को बंद कर देता है और बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा कमीने हो सकते हैं। फैंग कहती है कि जाओ ने मुझसे शादी की ताकि वो मेरे डैड के हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन जाए और जियांग ने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए की है ताकि वो लोग हमारे मरने के बाद हमारे पैसों पर एंजॉय कर सकें, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और वो सॉन्ग की तरफ हाथ बढ़ाती है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग की मॉम को देखते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर आकर उन्हें पॉइजन का इंजेक्शन लगाने वाली होती है। वो बोलती है कि मिसेस सॉन्ग आप मुझे माफ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाहती पर ये मेरी मजबूरी है। इतने में ही फैंग वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो डॉक्टर बोलती है कि तुमने मुझे देख लिया, अब तुम्हें भी मरना होगा। फैंग उसे फोटोज दिखाकर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी डॉटर बीमार है और तुम्हें उसके ट्रीटमेंट के लिए अर्जेंट पैसे चाहिए। वो डॉक्टर पूछती है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। इतने में ही पीछे से आवाज आती है कि मेरे पास हैं। ये सॉन्ग की आवाज होती है। वो उसे बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी कंप्लेन इसमें ना करें और तुम्हारी डॉटर सेफ रहे तो तुम्हें हमारी बात मानना होगी। डॉक्टर के पास जाओ की कॉल आती है और वो पूछता है कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया, तो वो उसे हाँ बोल देती है। जाओ और जियांग एक दूसरे के साथ ही होते हैं। जाओ कहता है कि मुझे खुद जाकर चेक करना होगा। जियांग कहती है कि हाँ जाओ, इतने में यहाँ आराम से बैठती हूँ मैं। जाओ जाकर देखता है कि सॉन्ग डॉक्टर को बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारी बेटी को लग्जरी शिफ्ट करा देता हूँ। वो डॉक्टर उसे थैंक यू बोलती है। जाओ जियांग को आकर बताता है कि मैं खुद देखकर आया हूँ, ओल्ड लेडी का काम तमाम हो चुका है। जियांग उसे हक कर लेती है और पूछती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। वो उसके पास जाकर बोलता है कि अब बारी है सॉन्ग को अपने जाल में
फंसाने की। तो वो ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर सॉन्ग के ऑफिस जाती है, जहाँ वो देखती है कि सभी एम्प्लॉइज अपना सामान लेकर ऑफिस से निकल रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी सॉन्ग का असिस्टेंट उसके पास आता है और पूछता है कि मैडम आप बॉस से मिलने आई हो क्या? वो कहती है कि हाँ मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ, लेकिन ऑफिस में ये सब क्या चल रहा है? वो बोलता है कि क्या बॉस ने आपको बताया नहीं कि जिन हिन ग्रुप सॉन्ग ग्रुप पर अटैक कर रहा है और उसने सॉन्ग ग्रुप को ओवरकम कर लिया है। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स उनके पास चले गए हैं, इसीलिए स्टाफ जॉब छोड़कर जा रहा है क्योंकि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। अब कंपनी के पास स्टाफ को सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जा रही हूँ सॉन्ग से बात करने। तो वो विंडो से देखती है कि सॉन्ग जिन हिन ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहा होता है। जिन हिन ग्रुप का प्रेसिडेंट सॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ मेरे साथ काम करने का, वरना तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट होने से कोई भी नहीं बचा सकता। सॉन्ग उसके प्रपोजल को मना कर देता है, जिसके बाद जिन हिन का प्रेसिडेंट गुस्से में बोलता है कि तुम देखते रहना कि मैं तुम्हें किस तरह मिट्टी में मिलाता हूँ। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद जियांग सोचती है कि लगता है कि सॉन्ग ग्रुप सच में बैंकरप्ट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।